Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too, students. So, students, in previous video we have learned something about Dandi March. Then after Nehru Committee, and then after complete independence. ये सब हमने हमारे previous video में learn किया था. Yes, I forgot to send you the link of that Dandi March, but today I will send you the link of Dandi March. I was forgot on that day to send you, so I will send today the link of Dandi March. You will watch that video. It was very nice. Now, our today topic is Gandhi Irvin Pact and Round Table Conference, मॉरेटोरियम ऑफ सत्याग्रह. ये टॉपिक्स सारे हैं आज के. देख लो कौन से हैं. पहले तो क्विट इंडिया मूवमेंट, देन आफ्टर स्ट्राइक ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, देन आफ्टर हार्मफुल एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, देन फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, आज़ाद हिंद फोर्स एंड सुभाष चंद्र बोस. हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी लास्ट टाइम डीपली पढ़ा ही था. एंड आज़ाद हिंद फौज इंडिपेंडेंस लीग, ये पूरा उसी के लिए ही है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये सारे जो चैप्टर्स हैं पूरे के पूरे उसके रिलेटेड ही है, जो लास्ट प्रीवियस ईयर वी हैव लर्न इन द सेकेंड सेमिस्टर इन स्टैंडर्ड 8th, उसी के रिलेटेड है. वही टॉपिक है, फिर से हम ले रहे हैं तो हमारा रैपिड रिविजन भी हो जाए. नाउ गांधी इरविन पैक्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड moratorium of satyagraha. Gandhiji was called up the Britishers for the round table conference related to the constitutional structure and reform. First round table conference was held but with the absence of Congress leader it was futile. The reconcile with the Congress, a pact between Gandhiji and Irvin was made which was known as Gandhi-Irvin Pact, March 1931, in which the permission of free collection or manufacture of salt by person near the sea coast and permission of peaceful picketing were the main points. In this roundtable conference, Gandhiji was only a representative from Congress, and Britishers had discriminating points for various religious communities, to which Gandhiji was deeply disappointed, and therefore the conference was dissolved. अभी देखो, इस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं था, इसमें जस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी. कौन से ईयर में हुई थी? ईयर was not mentioned, but it was known as the Irvin Pact that was in March 1931. Yes, here is 1931, here it is mentioned. इस टेबल में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही था कि भाई पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस जो पार्टी थी वो एब्सेंस थी. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि उनके पार्लियामेंट्री में सिर्फ उन्हीं के ही पर्सन चले, बाकी के पर्सन ना चले. तो हमें ये मंजूर नहीं था. तब हमने उनके लिए क्या किया था? विरोध किया था कि भाई अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हमारे लोग तो होने चाहिए ना, ब्रिटिशर्स थोड़ी हमारी सुनेंगे, वो तो गलती करेंगे. जैसे जलियांवाला बाग में उन्होंने हमारे साथ गलती किया था कि वो जस्ट एक मिस्टेक थी और वो हो गई, उसकी वजह से उसको छोड़ दिया. तब गांधी जी को ऐसा लगा था कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हुआ, ये लोग अभी नहीं समझेंगे. उसी हिसाब से तभी कांग्रेस जो थे वो एब्सेंस थे. देन अगेन द मीटिंग वॉज हेल्ड एंड उसमें यही था कि भाई परमिशन मिल जाए कि भाई जो सोल्ट है जो नियर सी कोस्ट एरिया में रह रहे हैं उनको फ्री में मिले, और ये जो यहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता हो उनके में भी इतना टैक्स वगैरह ना लगे. तो द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी वॉज हेल्ड ऑन representative from Congress and Britishers, discriminations of various religious committee also, and to Gandhiji was deeply disappointed and therefore the Congress was dissolved. See, इसमें लिखा हुआ ही है कि in the second round table conference Gandhiji was the only representative from Congress. उसमें से वही एक ही थे जो रिप्रेजेंट हुए थे फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी. एंड ब्रिटिशर्स हैड डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट्स वॉज वेरियस रिलीजियस कमिटी, टू विच गांधी जी वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड.
ऐसे मतलब उन्होंने जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस भी की थी उसमें यही भी था कि भाई रिलीजियस के मैटर में डीप में ज़्यादा ये क्या कहते हैं कि डिस्कशन हुआ था। एंड उस के लिए गांधी जी थे वो बहुत ही डीपली क्या थे कि भाई है ना डिसअपॉइंटेड हुए थे। और कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी वो डिसॉल्व हो गई थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे रखे थे जो हमारे हित में नहीं थे और वो रिलीजियस के हिसाब से वैसे भी सबको भड़काते रहते थे, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड भी थे और कॉन्फ्रेंस डिसॉल्व हो गई। नाउ की क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी इस मूवमेंट में आपको अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो यही था कि भाई फाइनली वी वांट दैट द ब्रिटिशर क्विट अवर इंडिया, हमारे इंडिया को वो छोड़ ही दे फाइनली। कीपिंग इन द माइंड द वर्ल्ड वॉर सिचुएशन द कांग्रेस वर्किंग कमिटी डिसाइडेड टू एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह in which year 1942 the British government attempt to deceive the people of India Cripps mission, so Indians were angry and dejected. Therefore the people of India no longer had a faith in Britishers rulers. They assumed that the British do not wish to quit India. Gandhiji advised the people to come out of despair and prepare to give a new and a last fight. On August 9th, 1942, a resolution of Quit India movement was passed in the Working Committee of Congress held at Mumbai. On the second day, the resolution Gandhiji, Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and other eminent Congress leaders were arrested. Newspapers were banned. Regional and district level Congress leaders were arrested simultaneously. Arrest of Gandhiji and other leaders resulted in a nationwide strike on this. Gandhiji said, "This is the last fight in my life and therefore people of India should make all attempt to achieve the independence." He gave the slogan do or die. अब लास्टली क्विट इंडिया मूवमेंट्स में क्या हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट में यही हुआ कि गांधी जी ने यही बोला कि ये मेरी लास्ट फाइट है, इस फाइट में मुझे कैसे भी करके जीतना ही है। राइट, ऑन August 9th 1942 में रिजोल्यूशंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हुआ? पास हुआ। उसमें गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद सब क्या हो गए? अरेस्ट भी हो गए। न्यूज़पेपर हमारे बैन किए गए। बट हमें एक ही चीज़ चाहिए थी, क्या? आज़ादी। इन लास्ट गांधी जी ने यही बोला, ये मेरी लास्ट फाइट है, इसमें सारे के सारे जितने भी लोग साथ हो जाओ और अचीव करो क्या? एक इंडिपेंडेंस। और उन्होंने एक स्लोगन दिया, क्या दिया? डू और डाई, जियो या मरो, ऐसे। पर हमें फाइनली क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। नाउ स्ट्राइक ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, द रूरल एंड अर्बन रीजन्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग वर्कर, फार्मर, यूथ, स्टूडेंट्स, टीचर्स, businessmen and women were in forefront of this movement. Workers went on strike in factories. Iran factories in Jamshedpur and cotton mills at Madras too were on strike. 1 lakh mill workers of 75 cotton mill industries Ahmedabad went on peaceful strike for 105 days. Colleges and schools are observed strike for nearly 3.5 months. Market in Ahmedabad were closed. नाउ इसमें क्या क्या स्ट्राइक हुई थी? तो स्ट्राइक्स की बात की जाए तो रूरल के लोग लिए जाओ या अर्बन के लोग लेते जाओ, इसमें यही हुआ था कि वर्कर्स से लेके, फार्मर्स से लेके, यूथ, स्टूडेंट्स जितने भी थे वो क्या चले गए? स्ट्राइक पे चले गए, क्योंकि फाइनली हमें क्या चाहिए थी? आज़ादी चाहिए थी, ऐसे। और वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते थे वो भी क्या कहते हैं कि स्ट्राइक पे चले गए। 1 लाख वर्कर्स ऑफ 75 कॉटन मिल इंडस्ट्रीज के लोग कहाँ पे चले गए? स्ट्राइक पे चले गए। कितने डेज के लिए? 105 डेज के लिए। कैन यू थिंक अबाउट इट? 105 डेज के लिए उन्होंने कंटिन्यूसली स्ट्राइक की एंड उनको फाइनली आज़ादी चाहिए थी। कॉलेजेस देखो, स्कूल्स देखो, नियरली 3.5 मंथ तक, 3 या 3.5 मंथ तक क्या रहे? बंद रहे। इन मार्केट्स इन अहमदाबाद वो क्लोज्ड, इवन दो मार्केट्स जो थी अहमदाबाद में वो भी बंद करवाई गई। तो ऑलमोस्ट क्या हुआ कि इसमें जितनी भी स्ट्राइक्स वगैरह हुई, जो भी हुआ, उसमें काफ़ी लोगों ने गांधी जी के साथ रहे एंड फाइनली यही था कि वी वांट इंडिपेंडेंस।
Harmful activities during Quit India movement. Anger against British government was being expressed from every nook and corner of the country. Suppressions against the peaceful people by the Britishers led to a violent situation as the people not only ransacked the post office, telegram department, police station, railway station, government buildings, schools, colleges, building, railway lines, pools, bridge, roads, but loot the assets and set on fire for the government properties in the railway incurred and the heaviest losses. In many of these of the areas, people used bombs. अभी देखो हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हुई। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ में यही हुआ कि भाई हमारे में जो एंगरनेस था ना, जो गुस्सा होता है ना, वो आने लगा था। आने लगा नहीं था, आ ही गया था, एक्सप्रेस्ड ही होता था। हर एक जगह देखो, हर एक जगह से एक ही चीज़ निकाल रही थी कि अभी हमें हमें अभी आज़ादी चाहिए। फिर देखो यहाँ पे लिखा है कि द सस्पेंशंस अगेंस्ट पीसफुल ऑफ पीपल बाय द ब्रिटिश लेड टू अ वायलेंट सिचुएशन। जहाँ पे हमें शांति से उनसे काम कर रहे थे, वो क्या सिचुएशन होगी, वायलेंट सिचुएशन हो गई। पीपल नॉट ओनली रैंसैक्ड द पोस्ट ऑफिस नहीं, टेलीग्राम नहीं, डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये जो सारी चीज़ें थी, पोल्स, ब्रिज एंड रोड्स, बट लूट द असेट, लूट भी गए, ऑन सेट ऑन फायर द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे हमने फायर भी करवा दी थी। एंड इन दिस रेलवे इंकर्ड द हेवीएस्ट लॉसेस, इसलिए रेलवे इंकर्ड हेवीएस्ट लॉसेस भी हुए। इन द मैनी पीपल एरिया यूज अ बॉम्ब, और काफ़ी एरियाज में तो हमने क्या यूज़ किए, बॉम्ब्स भी यूज़ किए। मतलब जो पहले डरे डरे समय समय से रहते थे, आगे नहीं बढ़ते थे, गांव में एक जन आगे बढ़े तो बाकी जने चुप हो जाते थे, बोलते थे कि इनके बीच में कौन पड़े, इतना कौन करे, नहीं नहीं हमें जो मिल रहा है, हम गुलामी में जी रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या होने लगी, बंद हो गई, फाइनली बंद हो गई। और सब में एक ही गुस्सा था, सारे लोग एक झुंड में बन गए और ब्रिटिशर्स को निकालने लगे। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि यूनिटी होती है ना, वो मेन थिंग होती है। लास्ट में सारे लोग यूनिटी में आ गए कि भाई हमें फाइनली आज़ादी चाहिए, और उस यूनिटी की वजह से ही क्या हुआ कि आज़ादी हमें मिली। क्योंकि सबको जो डर था ना, वो डर निकल गया था, क्योंकि लोगों ने, उन लोगों पे इतने अत्याचार हुए, इतनी माराधाड़ी हुई थी ना, तो लोगों के मन में जो डर था ना मार खाने का या मरने का, वो ऑटोमेटिकली निकल ही गया था। फिर ऐसे होता है जो करना हो करो, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे जैसे कि गांधी जी ने स्लोगन दे दिया था डू और डाई का, इसी तरह से लोगों ने इतनी उन लोगों की गुलामी सहन की थी, इतनी उन दोनों की लोगों की मार धाड़ सहन की थी ना, उनके लिए अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो हर एक जगह से लोगों, एक झुंड होता है ना, झुंड झुंड बन के आ गए, और क्या किया कि भाई आज़ादी के लिए लड़ने लगे। फिर उनकी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ थी, जो चीज़ें थी, जो असेट्स थे, वो भी लूटे तो गए ही, बट उन्होंने भी जलाया गया, उसमें भी क्या आने लगा, लॉसेस आने लगे। Failure of the government crushes the struggle. The government tried to suppress the movement with a hard hand. The struggle started from a small and to a large extent by ransacking government system. More than 70,000 people was imprisoned. 538 gun shoots were were fired and 1,028 people lost their lives. 3,200 people were injured. Students were injured in gun shoots, especially in Ahmedabad and Patna. A unique political consciousness was created among the people. This movement gave a clear warning to the British government and a message to the world at a large that India cannot be enslaved anymore. The struggle really signaled by the people of India to Britishers to quit India. The people of India now wanted a full independence. The amendment of dominion status was almost invisible by the struggle. After a struggle of 5 years, India achieved independence. देखो इसमें क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, सॉरी। फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्रशिंग द स्ट्रगल। ऐसा नहीं हुआ कि भाई गवर्नमेंट जो उनकी थी, हमने ये सब जो किया उसमें शांत रही, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। 70 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने जेल में भी भेजा, 538 लोगों को उन्होंने गन शूट भी किया,
3200 पीपल इंजर्ड भी हुए, इवन दो स्टूडेंट्स भी गन शूट्स में क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, स्पेशली इन अहमदाबाद एंड पटना। बट हुआ क्या कि भाई लोग चुप नहीं रहे, गवर्नमेंट ने भी हमें छोड़ा नहीं, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने भी हमें छोड़ा नहीं। हमने ये मूवमेंट जो स्टार्ट किया ना उसमें वो पीछे कंटिन्यूसली पड़ गया, तो उन्होंने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हमारे ऊपर, मार देने, शूट एंड शाइट का क्या कहते हैं कि भाई ये अमेंडमेंट होता है वो पास करवा लिया कि भाई जहीं कहीं पे भी मिले उन लोगों को शूट कर दो, मार डालो, या फिर जेल में डाल दो, या फिर है ना उनको गन शूट्स कर दो। तो उन्होंने कम नहीं किया, लाठीचार्ज भी हम पे काफ़ी किया। बट हुआ क्या कि लोग इस बार चुप नहीं रहे, क्योंकि हमने ये मार धाड़ तो ब्रिटिशर्स की खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो हमें ऐसे ही मारते रहते थे। बट लास्ट में इतना सब कुछ ब्रिटिशर्स ने किया ना, फिर भी हम लोग चुप नहीं रहना, तो ब्रिटिशर्स को फाइनली ये लगा कि अब ये लोग चुप नहीं रहेंगे और हमें इनका इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए देखो 70,000 पीपल जेल में पूरे गए, 538 गन शूट्स में मारे गए, 1,000 से ज़्यादा 1028 पीपल जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जाने दी। ये तो जस्ट इसमें लिखा है, रियल में कितने गए होंगे वो तो हमें भी नहीं पता। ये हम जो लिखे लिखे हुए बुक्स में होते हैं वो इसमें एस्टिमेटेड एरिया हम लिख सकते हैं कि भाई नहीं इतने हुए होंगे, बट रियल में कितने हैं तो वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे लगता है मेरे हिसाब से इंजर्ड हुए थे। 3200 पीपल वर इंजर्ड, स्टूडेंट्स भी इंजर्ड हुए थे, स्पेशली अहमदाबाद पटना में। तो सोचो जो स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल में पढ़ते थे वो भी इतने इंजर्ड हो गए। स्कूल्स अहमदाबाद और पटना में स्पेशली हुए, स्कूल्स के बच्चे हो या कॉलेजेस के हो वो भी इंजर्ड हो गए। देन आफ्टर क्या कहते हैं कि इतने सारे पीपल जो थे वो जेल में पूरे गए, फिर भी उन पे इतना अत्याचार किया जाता था, इतना मारदार किया जाता था, पर वो चुप नहीं रहे। फाइनली हमें क्या चाहिए था कि इंडिया को फुल्ली इंडिपेंडेंस चाहिए था, उनको डोमिनेट जो रहते थे उस तरह से नहीं चाहिए था, उनको किसी के अंदर नहीं रहना था, उनको खुद की ही आज़ादी चाहिए थी। एंड इट इज़ गुड, अगर तब के लोगों ने ये किया नहीं होता तो हमें आज शायद आज़ादी भी नहीं मिली होती। तो वी शुड थैंकफुल दैट पीपल ऑल्सो, कि स्कूल के बच्चे हो कि कॉलेजेस के बच्चे हो, उनकी वजह से वो उन्होंने मार खाई है, तो आज शायद हम आज आज़ाद है। Azad Hind Fauj and Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was born in Cuttack in Orissa state 23 January 1897. His father, Rai Bahadur Rai Bahadur Janaknath Bose was a government lawyer in Britishers judiciary. His mother, Parvati Devi, was a philanthropist. Prediction was that the Bengali lad will become a sincere servant of Britishers, but he went on to become a staunch freedom fighter against the British Empire. After passing examination with a good marks from Calcutta Presidency College, he went to England for further study. He passed the very difficult ICS, that is Indian Civil Service examination, at the fourth number and returned to Calcutta. Seeds of revolutions were planted in his mind due to insulting attitude and pride of British professor at the Presidency College towards Indians. He was very much interested in the Indian independence struggle. He became an active member. He became an active member of National Assembly. He joined the Swaraj Party in 1923. He soon became a very popular leader among youths. In the top of, he was in the top in the civil obedience movement and there were jailed many times. At the young age of 41, he was elected as the president of Congress conventions at Haripura, that was in Surat, and showcased his ability. He left the Congress and difference of opinions with Gandhiji had increased and established a party, the Forward Bloc, to awake a plebiscite against the Britishers. He travelled most of the regions of India. He was arrested under the Indian Defence Code and imprisoned, and during the imprisonment he was ill treated. He was imprisoned at his place of residence. At his health was
deteriorating since he was on fasting unto the death. He travelled in the disguise of Patna from Calcutta via Parveshwar, Kabul, Iron and Russia. Later on, he reached at Berlin, Germany, 28th March 1942. Indian living in Germany gave him a warm welcome. He urged the people of India through Berlin radio to fight against the British Empire. He also met a Hitler in Germany and discussed in detail about the independence of India. Then he went to Rome and Paris to establish a military unit for the independence of India and recruit 3,000 people, 3,000 Indian. Raspberry Bose, a revolutionary living in Japan, changed all the organization and established Indian Independence League to make a free Azad Hindu force and set up a presence of 100 Indian dialects from Malaya, Japan, Sumatra, Java, Hong Kong, Borneo, Andaba, Burma, etc. were in organization, and in that Mohan Singh, a war prisoner arrested by Japan, was also present. Moreover, Ras Bihari Bose voluntarily retired at the head of INA. देखो ये जो मैंने पूरा पढ़ा ना, इसमें कन्फ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है. इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक तो पहले क्या कहते हैं कि भाई उनको पहले से ही बचपन से ही क्या था, आज़ाद का क्या था कि भैया ना जो होता है ना नारा उनको दिल में था ही कि भाई हमें आज़ादी चाहिए. एंड वो जो थे वो कलकत्ता से थे, ठीक है. तो उनकी जो पढ़ाई वढ़ाई की उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से की थी. देन आफ्टर वो इंग्लैंड भी गए थे फर्दर पढ़ाई के लिए. बट उनको पहले से ही क्या था, आज़ादी का जो जुनून था वो उनमें पहले से ही था. देन आफ्टर क्या हुआ कि उनको क्या कहते हैं कि भाई जैसे ही उन्होंने स्टडी वगैरह कंप्लीट की, उन्होंने सीधा मेंबर बन गए नेशनल असेंबली के एंड ज्वाइन किया स्वराज पार्टी को 1923 में. देन आफ्टर वो छोटे ही एज में बहुत ही फेमस हो गए और लीडर भी बन गए. देन आफ्टर उन्होंने कांग्रेस का जो था वो पार्टी लेफ्ट की और ख़ुद की न्यू पार्टी बनाई, क्योंकि उनके और गांधी जी के ओपिनियन जो थे वो थोड़े से डिफरेंस हो जाते थे जो उनको कम समझ में आते थे. देन आफ्टर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो चीज़ पार्टी थी वो बनाई. उनमें एक तो उन्होंने क्या किया, ट्रैवल बहुत जगह किया, हर एक जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया और हर एक जगह पे उन्होंने क्या किया कि भाई लोगों को इकट्ठा किया. लाइक जर्मनी जाओ, बर्मा जाओ, हर एक जगह पे जितने भी इंडियंस थे उनको इकट्ठा किया और ख़ुद की न्यू फौज बनाई. इवन दो जर्मनी में वो हिटलर से मिले और हिटलर से भी उन्होंने सब कुछ अपना डिस्कस्ड भी किया था. और सुभाष चंद्र बोस की भी एक अच्छी सी मूवी है, उसकी भी मैं आपको लिंक भेजूँगी. यू शुड वॉच दैट मूवी कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया था. एंड जो लोग थे जो पहले अमेरिका में एज अ आर्मी की तरह, इंडियंस जो थे हमारे वो आर्मी की तरह अमेरिका में रहते थे. जब इंडिया और जापान की फाइट हुई थी इन द वर्ल्ड वॉर में ही शायद हुई थी, तब क्या हुआ था कि अमेरिका ने हथियार अपने थाम दिए थे कि भाई नहीं हम हार गए हैं. नहीं, वर्ल्ड वॉर में तो नहीं हुआ था, नॉर्मली ही फाइटिंग हुई थी शायद इंडिया और जापान, अमेरिका और जापान की. तब इंडियंस आर्मी जो थे जिनको पता भी नहीं था कि वो किस अमेरिका में से ही पहले एज अ आर्मी में रहे थे, उनको जो ट्रीट किया जाता था वो आर्मी के लिए ट्रेनिंग की जाती थी. बट वो थे इंडियंस एक्चुअली. तो वो जब लड़ाई करते थे तब जापान के सामने अमेरिका हार गया था. एक्चुअली अमेरिका जीत गया था, बट द न्यूज़ जो मिली थी ना अमेरिका को वो ये मिली थी कि वो हार गए थे. और उन्होंने क्या किया था, जापान के सामने अपने हथियार ऊंचे कर डाले थे. तब जापान वालों ने कहा था कि आपकी जितनी आर्मी की फ़ौज है वो हमें दे दो. तब इंडियंस को, जो इंडियंस हमारे थे जो उसमें अमेरिका के आर्मी में बचे थे, तब अमेरिका से निकाल के उनको जापान में भेज दिया था. तो उनकी कोई वैल्यू नहीं थी. आज एक कंट्री से हम आर्मी में पर्सन रहते हैं, सीखते हैं, सब कुछ है, वो अगर हार जाए तो इजीली उनको बेच दिया जाता था.
तो वहाँ के जो इंडियंस हमारे जो थे, जो आर्मी में पहले अमेरिका के साथ थे, फिर जापान के साथ हो गए, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भी पहुँचे थे। और उन्होंने क्या किया था पता है? उन्होंने ये किया था कि जापानीज पूछते थे, यू आर फ्रॉम गांधी जी, दैट आप गांधी जी के कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडियंस को पूछते थे। तो हम बोलते थे ना हाँ, तो वो हमें मान देते थे, सम्मान देते थे। फिर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने है ना वहाँ पे उन सारे इंडियंस को एक साथ किया और उन्होंने खुद की फ़ौज बनाई और पार्टी बनाई। और सारे जो आर्मी वाले थे ना, उन्होंने उनको, जो अमेरिका के साइड थे, उन्होंने इंडियंस की आर्मी बनाई। इवन दो जापान का काफ़ी हाथ था हमें आज़ादी दिलाने के लिए, पर एट द एंड जापान भी कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ के अंडर में आ गया, इसलिए उन्होंने हाथ ले लिए थे हमें आज़ादी दिलाने के लिए, बट हमें सपोर्ट किया था जापान ने। दैट वॉज अ ट्रू। तो सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ में घूम के खुद की आर्मी भी बनाई और उनको ये बताया कि यू आर द पर्सन फ्रॉम इंडिया, आप इंडिया से हो, आपको बचपन से यहाँ पे आर्मी में डाला गया है, आपको यहाँ भेज दिया गया है, ऐसा नहीं है। हम इंडिया के हैं, हमें पहले इंडिया की आज़ादी चाहिए। नाउ आज़ाद हिंद फौज एंड इंडिपेंडेंस लीग, जैसे मैंने आपको बोला कि उन्होंने खुद की ही एक न्यू फौज बनाई। आफ्टर ब्रेकिंग द टाइट ब्रिटिश सिक्योरिटी After breaking the tight British security, Subhash Chandra Bose cleverly reached Japan from Berlin in a submarine in 1943. Moreover, Ras Bihari Bose of Indian Independence League invited Subhash Chandra Bose to be the head of this league. Japan would provide every kind of help for the Indian freedom. It was promised that a Japanese army advances towards India, capturing an Indian provisional government would be affirmed, and Japan would give them would give them a recognitions. देखे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, जापान का जो हाथ था ना, वो बहुत ही अच्छा था इंडियंस को आज़ादी दिलाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे भी रास बिहारी बोस जो थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया। देन आफ्टर जापान ने हमें प्रोवाइड किए, हेल्प की, दैट इंडियंस को हम खुद की आर्मी भी देंगे, इंडियंस की आर्मी भी देंगे, क्या कहते हैं कि भाई आज़ादी के लिए। Only on 20 July 2nd, 1943, Subhash Chandra Bose went to Singapore from Japan, and there he elected as the president of Indian Independence League on July 4th, 1943. Moreover, Ras Bihari Bose voluntarily retired as head of the National Army, that is Azad Hind Fauj, and appointed Subhash Chandra Bose as the head of INA. Indians residing there got a proper and able to leader for freeing the motherland, and since the Subhash Chandra Bose was called Netaji. In this speech and on radio, he gave a slogan, "Chalo Delhi, let's march to Delhi, and तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. Give me a blood, I will give you freedom." With his skillful guidance, he formed the parallel government. He tried to convenience urged to the Indians residing in Southeast Asia to sacrifice everything for the struggle of independence India. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो उन्होंने बाहर जाके यही चीज़ की कि तुम लोग एक साथ बन जाओ, इंडियंस बन जाओ, सॉरी इंडियंस क्या, एक साथ बन जाओ, एंड तुम लोगों को सिर्फ यही याद रखना है कि यही सब जो हम कर रहे हैं वो इंडिया की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, और तुम सबको इकट्ठा होके हम सबको कहाँ चलना है, दिल्ली चलना है। और उनके स्लोगन क्या थे, चलो दिल्ली, एंड सेकेंड था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पहले तो काफ़ी इंडियंस भी नहीं मान रहे थे, फिर धीरे धीरे जाके वो सब माने, उनको पता चला कि चीज़ क्या है सही में। देन आफ्टर जापान का जो हाथ था वो इंडियंस के सिर पे तब बहुत अच्छा था, एंड उन्होंने हमें हेल्प भी की थी, और उनकी वजह से ही थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि भाई वहाँ के जो इंडियंस थे उनमें जागरूकता पहुँची, एंड उनकी आइज़ खुली, अवेक हुए कि हम यहाँ पे अमेरिका के आर्मी में क्यों हैं,
किस वजह से है, वो हमें क्या देते हैं, कुछ भी तो नहीं देते हैं। और उनका मन पड़ा तो हार गए तो भेज दिया हमें कहीं और। इससे तो बेटर है कि हम अपने इंडिया को आज़ाद करें। काफ़ी तो पता है आप लोगों को, लोग ऐसे ही बर्मा और वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे ना, या सिंगापुर जो बचपन से ही चले गए थे, उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि भाई है ना, बोर्न होते ही सीधा वहाँ पे चले गए। उनको तो पता ही नहीं था कि हमारा इंडिया इतने स्ट्रगल कर रहा है। जब सुभाष चंद्र बोस जैसे ऐसे नेताजी पढ़ लिख के बाहर गए, उन्होंने ये जो प्रचारण किया ना, तब उनको पता चला कि इंडिया, हम इंडियंस है और हमारा इंडिया इतना स्ट्रगल में, और हमें आज़ादी दिलानी है। क्योंकि पहले वो सिलेक्ट तो उसी में ही करते थे ना, आर्मी में ट्रेनिंग वगैरह देते थे ना, इसीलिए। तो इवन दो इफ़ वी टॉक अबाउट द सुभाष चंद्र बोस एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द जापान, तो उनका भी बहुत अच्छा हाथ था फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so till that, stay home, stay safe, and thank you.